अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आमिर शहजाद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त इटली से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम आप लोगों को कराएंगे यहाँ की बस की सैर। वेरोना सिटी से वापस घर जाने के लिए आज बस पे जाना है और मैं इस टाइम बस स्टॉप पे खड़ा हूँ। तो ये डिजिटल स्क्रीन है जिसके ऊपर हर आने वाली बस का फ्रेश टाइम आ रहा होता है। वैसे उनका जो एक रेगुलर टाइम होता है वो भी एक बोर्ड पे लगा होता है, लेकिन वो चूँकि साल का एक रेगुलर स्टैंडर्ड टाइम होता है तो वो सम टाइम एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि रास्ते में बाद का ट्रैफिक की हैसल होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। 11:38 पे आनी है बस इस टाइम शेड्यूल के हिसाब से, जो सालाना चार्ट है उसके हिसाब से। और जो यहाँ पर फ्रेश टाइम आ रहा है, अपडेटेड टाइम आ रहा है, उस पे भी उनका यही है कि 11:38 पे बस आ जाएगी वो जो मेरे शहर जानी है। ये यहाँ की सरकारी स्कूटियाँ चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं, और इनमें ये होता है कि आपने कार्ड के ज़रिए पे करना होता है और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करती हैं। जहाँ आपकी मंजिल आ गई, मसलन आप बस स्टॉप पे बस से उतरते हैं और आगे जिस जगह पे आपने दूसरे स्टॉप पे पहुंचना है या अपनी मंजिल पे पहुंचना है, वहाँ रोड के साथ ही खड़ी कर दें और आप अपना काम करें। आप जैसे ही उसके उतरेंगे, आप अपना कार्ड निकाल लेंगे तो आपका बैलेंस कटना बंद हो जाएगा और फिर जिसको चाहिए होगी वो वहाँ से लेगा और ले जाएगा जहाँ ले जानी होगी। सिटी से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि जीपीएस लगा होता है इसके अंदर और इसकी ट्रैकिंग हो रही होती है। प्लस जब इसकी बैटरी ख़त्म होती है तो वो भी पीछे हेड क्वार्टर में उनको पता चल रहा होता है, वो फिर आके उसकी बैटरीज भी रिप्लेस कर जाते हैं और इन चीज़ों की वो बाकायदा वो फॉलोअप भी करते रहते हैं। तो ये हम बस में बैठ चुके हैं जी। हमारा है तकरीबन 10 मिनट का सफ़र है, 10-11 मिनट का, ये रास्ते के सिग्नल वगैरह इंक्लूड करके। बस की बैक साइड में चूँकि पैसेंजर बैठे हैं, यहाँ प्राइवेसी की काफ़ी इशू होता है, तो मैंने फिर कैमरा ज़्यादा ऊपर नहीं किया। पिछली सवारियाँ जो हैं वो बिल्कुल मेरी बैक साइड पे बैठी थी, तो इसलिए सिर्फ फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। और इसमें भी मैंने एहतियात किया है कि जब बस स्टॉप आता है, सवारियों ने पैसेंजर्स ने चढ़ना उतरना होता है, तो उस टाइम मैं रिकॉर्डिंग रोक के मोबाइल हटा लिया करता था ताकि किसी बंदे को ये एतराज़ ना हो कि उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि यहाँ यूरोप में ये रूल्स बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट होते हैं कि आप किसी भी बंदे की वीडियो या फ़ोटो नहीं बना सकते, स्पेशली जब वो मुतवज्जे हो आपकी तरफ। अननोन बंदे की ऐसे राह गुज़रते आप बना लेते हैं तो उसमें ये एक आ जाता है कि जी आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे या रैंडमली वीडियो बना रहे थे। तो ये चूँकि वैसे सारा शहर टूरिस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर अक्सर हमने ये चीज़ फॉलो की है, देखी है, नोटिस की है कि जो भी, चूँकि इस मल्टी कल्चरल सिटी है और पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं और तकरीबन सभी इस चीज़ को नापसंद करते हैं कि वो किसी की फ़ोटो के दरमियान में आए या उनकी कोई फ़ोटो ले ले। उस वजह से अमूमन ऐसा होता है कि जब आप किसी की फ़ोटो बना रहे होते हैं तो कोई और इधर से आ रहा हो और वो देखे कि फ़ोटो बनाई जा रही है, तो वो या नीचे बैठ जाएगा या साइड से गुज़र जाएगा या रास्ता चेंज कर लेगा या रुक जाएगा। तो जब वो हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं तो फिर हमारे लिए भी लाजिम है कि उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें, ताकि उन लोगों को ये फीलिंग ना आए कि हमारी वजह से उनको डिस्टर्बेंस हो रही है। ये बस की टिकट पंचिंग मशीन है, दरवाज़े के सामने ही अंदर ड्राइवर के पास लगी होती है और इसके अंदर स्टॉप्स की लिस्ट भी आ रही होती है, नेक्स्ट स्टॉप की। साथ साथ इसमें फेयर्स वगैरह चेक करने की ऑप्शन भी होती है, रेट्स वगैरह चेक करने की, और स्कैनर भी लगा होता है कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए भी इसमें स्मार्ट ऐप के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं और टिकट पंचिंग भी कर सकते हैं। यहाँ यूरोप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है पब्लिक में और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा पाबंदी करते हैं कि आपका शेड्यूल जो है जॉब का, ऑफिस का, कहीं भी आने जाने का या स्कूल टाइमिंग है, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हुए कभी भी ये टेंशन नहीं होती कि आज मैं लेट हो जाऊंगा। उसने अपने जिस टाइम पे निकलना है और जिस टाइम पे पहुंचना है उसका डेली का वही टाइम है। 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकती है, आधे घंटे का फ़र्क कभी भी नहीं पड़ता। एक तो इसका ये फ़ायदा है और दूसरा फ़ायदा ये है कि फ्यूल प्राइस जिस तरफ मर्ज़ी चले जाएं, हालात जिस तरफ मर्ज़ी चले जाएं, इनके जो फेयर्स हैं, किराए हैं, उनमें अप्स डाउन्स नहीं होते। सरकारी बसें हैं, सरकार से इन्होंने तनख्वाह लेनी होती है, किसी किस्म की कोई ओवर चार्जिंग नहीं होती, कोई बदतमीज़ी नहीं होती, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। और टिकट्स का ये होता है कि जगह जगह शॉप्स भी होती हैं, वहाँ से भी मिल जाती हैं टिकट्स, और बस में भी मिल जाती हैं, और जो मेन इनका बस स्टॉप होता है, जो इनका जनरल बस स्टैंड होता है, वहाँ से भी मिल जाती हैं। जनरल बस स्टैंड से आपको इसमें ये ऑप्शन भी मिलती है कि आप मंथली रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं, वो सस्ती पड़ती है डेली की निस्बत। अब जैसे एक बंदे ने डेली बेसिस पे सफ़र करना होता है
तो उसको मसलन जॉब करता है या कोई इस तरह की उसकी एक्टिविटी है जिसमें उसको हर रोज़ आना जाना होता है कहीं एक फ़िक्स रूट पे, तो उसके लिए वो मंथली रिज़र्वेशन ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा सस्ती भी पड़ जाती है। और फिर उसमें डेली के चक्कर काउंट नहीं होते, आप बेशक पूरा दिन बस में सफ़र करते रहें, वो पूरे 30 दिन आपका वो चलना है, उसमें टिकट्स काउंट नहीं होती। दूसरा फिर ऑप्शन ये टिकट पंचिंग का होता है, तो उसमें ये होता है कि आप शॉप से या कहीं से टिकट ले लेते हैं तो आप उसको पंच करके बस में सफ़र कर सकते हैं। और बस की जो टिकट है उसकी वैलिडिटी पंच करने के बाद तकरीबन मुख्तलिफ शेड्यूल की मुख्तलिफ होती है। जो सिटी से बाहर जाने वाली बसेज़ हैं इनका टाइम 75 मिनट का होता है, 75 मिनट्स का। और अगर आपने पंच कर लिया है, आप कहीं भी उतर जाते हैं और आपकी पंचिंग का टाइम ऊपर लिखा होता है, तो उसके अगर 75 मिनट बाद आप बस पे चढ़ेंगे, अगर चेक हो जाती है तो आपको जुर्माना होगा। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है, और हर बंदा इस चीज़ की एहतियात किया करता है। तो इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है, यानी हर बंदे को गाड़ी मैनेज करना ज़रूरी नहीं है। वैसे तो गाड़ी बहुत आसान है, यहाँ पर आलमोस्ट हर बंदा ही ले सकता है। जो जॉब होल्डर है, जिसके पास जॉब है, इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी मिलती है और आसान किस्तें होती हैं, 200-250-300 यूरो माहाना की किस्त पे आसानी से गाड़ी मिल जाती है। बाकी जितना गुड़ उतना मीठा, आप कम बजट रखते हैं, आपकी सैलरी कम है या आप ज़्यादा सेविंग करना चाहते हैं, तो आप ज़रा नॉर्मल गाड़ी ले लेते हैं अपने बजट और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मसलन सिंगल बंदा है और उस हिसाब से वो गाड़ी रखना चाहता है तो वो 2 सीटर गाड़ी ले लेता है, और अगर फैमिली वाला है तो ऑब्वियसली उसे बड़ी गाड़ी लेनी पड़ती है। तो बाकी ये है कि जो गाड़ी नहीं लेना चाहता उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी यूज़फुल है। अब जैसे मैं ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करता हूँ। हमारा जो काम का रूट है वो ट्रेन का बहुत ज़्यादा सूटेबल है, और बस का जो है वो थोड़ा सा आकवर्ड है, क्योंकि बस के स्टॉप बहुत ज़्यादा होते हैं। उसने तकरीबन 30 किलोमीटर करने होते हैं और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में से, मुख्तलिफ़ आबादियों में से घूम के जाना होता है। जबकि ट्रेन का जो है वो एक स्ट्रेट होता है, सीधा होता है जो डिस्टेंस है। ट्रेन का एक स्टॉप आता है, दूसरे स्टॉप पे मैं उतर जाता हूँ। बस के 30-40 स्टॉप बन जाते हैं। फिर बस के रास्ते में सिग्नल्स भी आते हैं, सवारियाँ भी होती हैं, डिस्टर्बेंस भी होती है। ट्रेन का ऐसा कोई सीन नहीं होता, तो उस वजह से ट्रेन थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है बस की निस्बत। बस की टिकट 2 यूरो की है और ट्रेन की तकरीबन 3 यूरो की बन जाती है, 2 यूरो 95 सेंट की। ये हमारे सामने ये गाड़ी है जी, इन्होंने मोहतरम ने गाड़ी के ऊपर को पुराना दरवाज़ा रखा हुआ है छत के ऊपर, और उन दरवाज़ों की वजह से स्लो गाड़ी चला रहे हैं, और उनकी वजह से पूरी बस और यहाँ बस के पर पीछे सारी रोड ट्रांसपोर्ट पे कोई बिला वजह सारी किसी को डिस्टर्ब हो हॉर्न रही भी नहीं है। दे सकता। लेकिन वो अपनी धुन में, हॉर्न अपनी मौज देना में लगे भी हुए गाली हैं। समझा जाता है यहाँ पर। अगर कोई हॉर्न देता है तो अगला बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता है, स्पेशली जब उसकी गलती ना हो। अगर उसकी गलती होती है तो वो ऑलरेडी एडमिट कर चुका होता है। मसलन सिग्नल ग्रीन हो गया और अगली गाड़ी नहीं चली और उसके सामने सारी जगह खाली है, इट मीन्स कि वो कहीं और मुतवज्जे है, मोबाइल यूज़ कर रहा है या कहीं और मुतवज्जे है, तो फिर पीछे वाले हॉर्न दे देते हैं, तो उसे भी आइडिया हो जाता है कि गलती उसकी अपनी है, तो फिर वो रिएक्ट नहीं करता। और अगर उसकी गलती नहीं होती, सपोज़ सिग्नल रेड है और फिर भी किसी ने पीछे से हॉर्न दे दिया है, तो वो फिर बहुत बुरी तरह से रिएक्ट भी करता है उस चीज़ का, गाली जैसा लगता है उसको वो हॉर्न की आवाज़ जो है। लेकिन यहाँ ये है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कोई टेंशन नहीं होती किसी को, क्योंकि नुकसान जो है वो इंश्योरेंस ने पे करना है। बड़ा पुरसकून तरीके से गाड़ी से निकले, अपनी गाड़ी देखी, दूसरे की गाड़ी देखी, पुलिस को कॉल की, पुलिस आएगी, वेरिफिकेशन करेगी, सिचुएशन को समझेगी और स्केच बना के चली जाएगी। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम जो है वो चूँकि ऑलरेडी आपसे ले रहे होते हैं और उन्होंने उसी में से आपके डैमेज का पे करना होता है। तो अगर एक बंदे की गलती की वजह से दोनों गाड़ियों को नुकसान हुआ है, तो उसमें फिर ये होता है कि इंश्योरेंस जो है वो दोनों को पे करती है। और अगर गलती दोनों की थी या गलती किसी की भी नहीं थी, तो इन दैट केस सम टाइम ऐसा होता है कि जी आपकी गाड़ी रुकी हुई है और अगली गाड़ी भी रुकी हुई है, पीछे किसी ने आके टक्कर मार दी। अब उसमें आपकी गाड़ी मूव हो के अगली गाड़ी में टकरा गई, तो उसमें फिर आपका कसूर नहीं है। इस सूरत में ये होता है कि दोनों की इंश्योरेंस जो है वो अपनी अपनी गाड़ी का नुकसान पे करती है। आपकी गाड़ी का नुकसान आपकी इंश्योरेंस पे करेगी, दूसरे की गाड़ी का नुकसान दूसरे की वो पे करेगी। लेकिन जो सबसे पीछे वाला था जिसने आके टक्कर मारी थी, अगर उसका कसूर था तो फिर वो दरमियान वाली गाड़ी का भी पे करेगा और अपना भी पे करेगा। तो कानून का फ़ायदा यही होता है कि किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, टेंशन नहीं होती।
ज़िंदगी स्मूथली चलती है, हर बंदा जो है वो अपनी डेली लाइफ की तरफ मुतवज्जे रहता है, ना कि इन टेंशन्स की तरफ रहता है कि मैं घर से निकला हूँ, मुझे पुलिस रोक लेगी, चालान कर देगी या ये हो जाएगा। ऐसा कोई सीन नहीं होता। अव्वल तो पुलिस यहाँ रोकती नहीं है, और अगर रोकती भी है तो एक जनरल इन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, और सीट बेल्ट और डॉक्यूमेंट्स वो तकरीबन हर बंदे की हैबिट होती है यहाँ पे। मैंने कभी किसी मोटरसाइकिल पे कोई नंगा सर नहीं देखा, चाहे एक सवारी हो या दो सवारी हो। मैक्सिमम दो सवारियाँ बैठती हैं, तीन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मोटरसाइकिल पे इजाज़त ही नहीं है तीन सवारियों की, तो एक से दो सवारियाँ बैठ सकती हैं। और दूसरी सवारी बच्चा भी हो 4-5 साल का, 6 साल का, हेलमेट उसके सर पे भी होता है। लेडीज़ हों, जेंट्स हों, हेलमेट मस्ट है। इसी तरह से गाड़ी की सीट्स पे सीट बेल्ट लाजिम है। सीट बेल्ट के बगैर अगर आपको पुलिस देख लेती है या कैमरे लगे होते हैं, सिक्योरिटी कैमरास, और उनमें आ जाते हैं, तो फिर आपकी फ़ोटो आपके घर आ जाएगी और उसके साथ जुर्माने का लेटर भी आ जाएगा। फिर आपने जाकर जुर्माना पे करना है और अपना रिकॉर्ड क्लियर करवाना है। बसूरत दीगर फिर वसूल करने के उनके पास बेशुमार तरीके होते हैं, और वो अपने तरीके से वसूल कर लेते हैं। ये हम आलमोस्ट अपने एरिया में आ गए हैं जी, और बस तकरीबन 1-8 मिनट का सफ़र रह गया है। ये सामने सिग्नल, और सिग्नल क्रॉस करके मेरा स्टॉप आ जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने सफ़र एंजॉय किया होगा हमारे साथ। और बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि बस की फ्रंट सीट पे जगह मिल जाए। आज बस की फ्रंट सीट पे जगह मिली है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए फ्रंट व्यू से वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारा वेरोना, हमारा इटली कितना प्यारा है और कितना खूबसूरत है और कितना साफ़ सुथरा है। चलें जी, आप दें मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। ये हम बस स्टॉप पे पहुंच आए हैं, और ये हम उतर गए हैं, और अब पैदल अपने घर की तरफ मार्च। ईद की खुशियाँ एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।